पुराने समय की बात है। मीरपुर राज्य में शंकरानंद नामक एक आलसी ब्राह्मण रहता था। आलसी होने के साथ साथ वो निरा बुद्धू भी था। वो जितना आलसी और बुद्धू था, उसकी पत्नी मोती उतनी ही होशियार और फुर्तीली थी। एक दिन मोती शंकरा से बोली, सुनो, तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी अब मुझसे नहीं खींची जाती। तुम तो दिन भर चारपाई पर लेटे लेटे खर्राटे भरते रहते हो और मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के खून पसीना बहाकर तुम्हारा पेट भरती हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब तुम कुछ कमाओ, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। शंकरानंद बीच में ही बोला, अरे मोती, ऐसा गजब मत करना। तेरे सहारे ही तो मेरी गृहस्थी की नैया चल रही है। क्या तुम मुझे मझधार में छोड़ के चली जाओगी? मोती बोली, इसके सिवाय कोई चारा भी तो नहीं है। अब कुछ काम धाम करोगे तभी रहूंगी, वरना मैं मैके जा रही हूँ। तब शंकरानंद बोले, मेरे समझ में नहीं आता तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, इसलिए पूजा पाठ कर नहीं सकता। धन भी नहीं है जो कोई व्यापार कर लूँ। जादू की कोई छड़ी भी नहीं है जिसे घुमाकर अपनी गरीबी छू मंतर कर लूँ। कुछ समझ में नहीं आता, मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? तब मोती बोली, जादूगर ना सही, ज्योतिषी ही बन जाओ। क्या कहा? मैं और ज्योतिष? अरे, ज्योतिषी बनना कोई हंसी खेल नहीं है। मुझे तो इस विद्या के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। तब मोती बोली, अरे, ज्योतिष बनने में क्या लगता है? ब्राह्मण तो तुम हो ही। माथे पर चंदन का तिलक लगा लो, कुछ पोती पत्र पास रख लो और घर के बाहर भाग्य बाँचने बैठ जाओ। शंकरानंद बोला, तूने तो कह दिया ज्योतिष बन जाओ, पर ज्योतिष बनना क्या कोई आसान काम है? उसके लिए तो ग्रह गोचर का ज्ञान होना चाहिए। पता चले किसी ने कुछ पूछ लिया और मैं सही नहीं बता पाया तो समझ जाओ मेरी तो आफत आ जाएगी। मोती बोली, अरे, ग्रह गोचर जानने की क्या ज़रूरत है? बस 7 दिनों के नाम याद कर लो। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। इसके अलावा राहु और केतु का ज्ञान जान लो। धड़ हुआ तो राहु, सर हुआ तो केतु। बस इतना ही सीख कर तुम ज्योतिष बन सकते हो। शंकरानंद बोला, लगता है तुम मुझे आज ज्योतिषी बनाकर ही छोड़ोगी। तब मोती बोली, देखो जी, आज तक आप अपनी मर्जी का ही करते रहे हो। मैंने कभी कुछ नहीं कहा है, पर आज से आप वही करेंगे जो मैं कहूँगा। शंकरानंद बोले, अच्छा, मुझे क्या करना है जरा बताओ। तब मोती ने उसे पूरी योजना बताई। शंकरानंद ने बेमन से कहा, अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो कुछ दिन ऐसा भी करके देखते हैं। फिर क्या था, मोती अपने पड़ोसन प्यारीलाल की पत्नी ललिता के पास गई और उससे बोली, जानते हो सखी, कल रात क्या हुआ? कल रात ज्योतिष विद्या की देवी साक्षात प्रकट हुई। उन्होंने मेरे पति को आशीर्वाद दिया है। इसके फलस्वरूप अब वो ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित बन चुके हैं। अरे वाह, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम तुम्हारा नखट्टू पति कुछ काम धंधा तो करेगा। ललिता मुस्कुराते हुई बोली। फिर क्या था, मोती इस तरह कई घरों में गई और ये समाचार फैलाई कि उसका पति एक बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया है। घर वापस आकर वो अपने पति से बोली, देखो, मैंने घर घर जाकर तुम्हारी कीर्ति का डंका बजा आई हूँ। उसके बाद जब आधी रात हुई और लगभग सभी सो गए तो मोती उठी और अपनी सहेली ललिता की गाय चुपचाप खोल लाई और उसे दूर एक बाग में बांध आई। इसी तरह गांव के 2-4 और लोगों की गाय बकरी उसने उठाई और इधर उधर जाकर बांध दिया और फिर चुपचाप आकर सो गई। सुबह जब ललिता उठी तो उसने देखा खूंटे में उसकी प्यारी गाय नहीं है।
तब वो बौखलाती हुई अपने पति प्यारेलाल से बोली, देखो हमारी गाय तो खूंटे पर है ही नहीं, जाने कहाँ चली गई। प्यारेलाल ने देखा तो वो भी उदास हुआ, बोला क्या करें, कहाँ गाय ढूंढें। उसके बाद दोनों ने बहुत देर तक इधर उधर गाय ढूंढी, पर जब उसे नहीं मिली तब ललिता बोली, कल मोती कह रही थी कि उसके पति को ज्योतिष बनने का वरदान प्राप्त हुआ है, क्यों ना अपनी खोई हुई गाय के बारे में हम उसी से पूछें। ललिता दौड़ी दौड़ी शंकरानंद के यहाँ आई और बोली, पंडित जी मेरी गाय चोरी हो गई है, जरा अपना पोथी पत्रा देख के तो बताओ वो कहाँ गई है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तब शंकरानंद ने उंगलियों पे कुछ गणित लगाया, कागज पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची और फिर वो बोले कि तुम्हारी गाय दक्षिण दिशा की ओर जो एक आम का बाग है उसमें तुम्हें मिल जाएगी। फिर क्या था, ललिता दौड़ी दौड़ी उस आम के बाग में गई तो उसने देखा वहाँ पर उसकी गाय घूम रही है। ललिता बहुत खुश हुई और गाय घर ले आई। इस खुशी में उसने पंडित जी को दक्षिणा स्वरूप 2 चांदी के सिक्के भी दिए। फिर क्या था, आसपास के जिन जिन लोगों के जानवर चोरी हुए थे वो सब ये जानकर शंकरानंद के पास दौड़े दौड़े आए और अपने पशुओं के बारे में पूछने लगे। शंकरानंद ने उसी तरह उंगलियों पे कुछ गिना, कागज पर 2-4 आड़ी तिरछी रेखाएं खींची और फिर वही जगह बता दी जहां मोती ने उन जानवरों को बांध रखा था। अपने जानवर पाके ग्रामीण बहुत खुश हुए और फिर वो शंकरानंद से बोले, महाराज क्या आप बता सकते हो कि हमारे जानवर वहाँ कैसे पहुँच गए। तब शंकरानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आम खाने से मतलब है, गुठलियाँ गिनने से क्या फ़ायदा, तुम्हें तुम्हारे जानवर मिल गए हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ, क्योंकि न्याय करने वाला ऊपर वाला बैठा है, वो सब देखता है। इतनी ज्ञानपूर्वक बातें शंकरानंद के मुंह से सुन के सभी गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। अपने जानवर मिल जाने के खुशी में दक्षिणा स्वरूप उन्हें 2-2 चांदी के सिक्के दिए। रात्रि में मोती शंकरानंद से बोली, देखा हमारी बुद्धिमत्ता से अब हमारे पास 14 चांदी के सिक्के हो गए हैं। इस तरीके से अब हमें धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी इस घटना के 2-3 दिन ही बीते थे कि गांव का कालू धोबी रोता बिलखता आया और बोला, पंडित जी आज सुबह से ही मेरा गधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया आप अपना पोथी पत्रा देखकर बताएं कि मेरा गधा कहाँ गुम हो गया है। अब तो शंकरानंद चक्कर में पड़ गए, क्योंकि अभी तक जो जानवर चोरी हुए थे वो सारे मोती ही छिपा आई थी। अब कालू का गधा वो कहाँ से बताए, मगर मोती बहुत चतुर थी। उसने कालू धोबी से कहा, देखो यह समय तो पंडित जी के अनुष्ठान का है, इस समय वो एक जप करने वाले हैं, तुम कल सुबह आना, तब पंडित जी तुम्हारे खोए हुए गधे के बारे में अवश्य तुम्हें बता देंगे। कालू धोबी के जाने के बाद शंकरानंद बोले, मोती अब हम क्या करेंगे। तब मोती बोली, भगवान पर भरोसा रखो, अवश्य ही हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। रात हो गई थी, सभी सो चुके थे, मगर मोती के आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो इसी चिंता में थी कि सुबह जब कालू धोबी आएगा और अपने गधे के बारे में पूछेगा, तब शंकरानंद उन्हें क्या जवाब देंगे। अभी इसी सोचा विचारी में वो थी कि अचानक उसे गधे के रेंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मोती फुर्ती से उठ बैठी, द्वार खोलकर वो बाहर आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कालू धोबी का गधा एक खेत में घास चर रहा है। मोती जल्दी से गई और उस गधे को पकड़ के अपने घर के दरवाजे पर बांध दिया। प्रातः जब कालू धोबी आया तो उसे अपना गधा दिखाई पड़ गया। गधा देखकर वो बहुत खुश हुआ और शंकरानंद से बोला, ब्राह्मण देव, ये गधा आपको
कैसे मिला? तब मोती बोली, रात में पंडित जी ने जो अनुष्ठान किया था उसी के प्रताप से गधा खुद ब खुद चलकर यहाँ द्वार पे आ गया था। कालू धोबी अपने गधे को पाकर बहुत खुश हुआ और उसने दक्षिणा स्वरूप 2 चांदी के सिक्के भी दिए। फिर मोती शंकरानंद से बोली, देखा, मैंने कहा था ईश्वर कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकालेगा। देखते ही देखते ये बात चारों तरफ फैल गई कि शंकरानंद एक बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया है। उड़ते उड़ते ये खबर जब मीरपुर के राजा मीर सिंह के कानों तक पहुंची तो राजा कहने लगे, हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ज्योतिषी रहता है और हमें इस बारे में आज पता चल पाया है। जाओ, कोई उसे बुलाकर लाओ। फिर महाराज के आदेश पाकर एक सेवक शंकरानंद के घर आया और कहने लगा, शंकरानंद जी, महाराज ने आपको बुलवाया है। कुछ सोचकर शंकरानंद जी बोले, ठीक है, तुम लोग चलो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। शंकरानंद बदहवास होकर पत्नी मोती के पास पहुँचे और बोले, अभी अभी दरबार से महाराज का सेवक आया था, उसने हमें दरबार में बुलाया है। मोती बोली, अरे, तो इसमें घबराने की क्या बात है? राजा मीर सिंह के बारे में कौन नहीं जानता? वो तो महामूर्ख और हर समय चापलूसों से घिरे रहने वाले राजा हैं। तुम्हें उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, दरबार पहुंचकर वही करना जो मैं आपसे कहती हूँ। उसके बाद मोती ने शंकरानंद के कान में कुछ कहा। पूरी बात सुनने के बाद शंकरानंद धड़कते दिल से महाराज के दरबार में जा पहुँचे। दरबार में पहुँच के शंकरानंद जी ने महाराज को प्रणाम किया। तब महाराज वीर सिंह बोले, हमें पता चला है कि तुम ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता हो। तब शंकरानंद ने सिर झुकाते हुए कहा, आपने ठीक ही सुना है महाराज। तब राजा मीर सिंह बोले, ठीक है, मैं अभी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेता हूँ। इतना कहकर महाराज ने अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया और कहने लगे, तुम मुझे अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या है। शंकरानंद ने भय से आंखें मूंद ली और घबराहट में उसके मुंह से निकला, हाय रे मोती, अब तो गया। सौभाग्य की बात ये थी कि महाराज की मुट्ठी में मोती ही दबा हुआ था। यह सब देख महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल ज्योतिषाचार्य भी हो, इसीलिए मैं आज से तुम्हें अपना राजकीय ज्योतिषाचार्य और मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। अब तो शंकरानंद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर क्या था, शंकरानंद और मोती राज दरबार में ही रहने लगे। इधर दूसरी ओर राज के कुछ चापलूस और मंत्री आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि शंकरानंद को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया है, अब तो महाराज उसी की बात मानेंगे। तब दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ, और हमारी कीमत तो कम होती जाएगी। इस तरह महल के बहुत सारे चापलूस और दरबारीगण शंकरानंद से खफा रहने लगे। धीरे धीरे करके कई माह बीत गए थे। एक दिन शंकरानंद महाराज से मिलने उनके कक्ष के बाहर पहुँचे। तभी उन्हें अंदर से कुछ वार्तालाप सुनाई पड़ा। अपना नाम सुनकर शंकरानंद के कान खड़े हो गए। वो वहीं पर रुक के सुनने लगे। महामंत्री महाराज से कह रहे थे, आपने शंकरानंद को जो इतना बड़ा पद और मान सम्मान दिया है, वो इतने आदर का पात्र नहीं है। महाराज बोले, नहीं, वो वाकई गुणी व्यक्ति है और इसीलिए वो इस आदर का पात्र भी है। तब मंत्री बोला, नहीं महाराज, मैंने अपने गुप्तचरों को भेजकर शंकरानंद के पुराने जीवन के बारे में पता लगाया था। ज्योतिष बनने से पहले वो बहुत मूर्ख और अनपढ़ व्यक्ति था। महाराज, मुझे तो लगता है वो व्यक्ति आपको ठग रहा है।
तब महाराज बोले, नहीं मंत्री, ऐसी बात नहीं हो सकती है। शंकरानंद की कही सारी बातें सत्य कैसे होती हैं? तब मंत्री बोले, यह तो भाग्य की बात है कि वो जो भी कुछ कह रहा है वो सत्य निकलता है। इसमें ज्योतिष विद्या का कोई खेल नहीं है। कक्ष के बाहर खड़ा शंकरानंद ये सब सुन रहा था। उसके हाथों के तो तोते उड़ गए। वह उल्टे पांव आकर मोती से बोला, राजसी सुख तो हमने बहुत भोग लिया है, अब हम पर संकट आने वाला है। मोती ने पूछा, आप आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है? तब शंकरानंद बोले, आज महामंत्री हमारे खिलाफ राजा के कान भर रहे थे। मुझे लगता है वो मेरे विरुद्ध जरूर कोई षड्यंत्र रचेंगे। तब मोती बोली, मुझे लगता है महामंत्री ही इस षड्यंत्र के पीछे होंगे। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, मेरे दिमाग में एक योजना है। फिर उसने शंकरानंद के कान में कुछ कहा, जिसे सुन के शंकरानंद मुस्कुरा उठे। अगले दिन महारानी जब स्नानघर की ओर जा रही थी तो रोज की भांति अपने कीमती वस्त्र और आभूषण उतार के अंदर चली गईं। उसी समय मौका पाकर धीरे से मोती उनके कक्ष में गई और वहां रखे आभूषणों में से एक नौलखा हार चुपचाप उठा लिया और दबे पांव वापस अपने कक्ष में आ गई। इधर स्नान करके जब महारानी अपने वस्त्र और आभूषण धारण कर रही थी तब उन्होंने देखा उनका नौलखा हार वहाँ नहीं है। उन सब में वो नौलखा हार महारानी को बहुत प्रिय था। उन्होंने वहाँ आसपास हार को ढूंढा पर हार कहीं नहीं मिला। वो उदास मन से महाराज के कक्ष में गई। उन्हें यूं उदास देखकर महाराज ने पूछा, क्या बात है महारानी, आप आज इस तरह उदास क्यों हैं? तब महारानी ने अपने खोए हुए हार के बारे में बताया। इतना सुनकर महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो उनका खानदानी हार था और इस तरह महारानी के कक्ष से हार गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। इधर दोपहर के समय मोती मुख्यमंत्री के घर पे गई और फिर मुख्यमंत्री की पत्नी से बोली, मैं यहाँ बाजार में आई थी, दोपहर हो गई है, प्यास से गला सूख रहा है, कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। जब मुख्यमंत्री की पत्नी अंदर पानी लेने गई उसी समय मौका देखकर मोती ने वो नौलखा हार वहाँ रख के फूलदान में छिपा दिया और कुछ समय बाद वापस आकर शंकरानंद को सारी बात बता दी। इधर नौलखा हार ना मिलने से महाराज बहुत परेशान थे। उन्होंने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया कि जाओ इसी समय शंकरानंद ज्योतिष को बुला के लाओ। सेवक के आने पर शंकरानंद तो सब कुछ समझ ही गए थे, इसलिए आदेश पाते ही पोथी पत्रा उठाकर राजमहल में चल दिए। राजमहल में पहुँच के महाराज को प्रणाम करके वो बोले, क्या बात है महाराज जी, आपने इस सेवक को इस समय क्यों बुलाया है? तब महाराज बोले, ज्योतिषाचार्य जी, हमारी महारानी का नौलखा हार कहीं गुम हो गया है। आप अपने पत्रा में देखकर बताइए कि उसे कहाँ मिलने की संभावना है। तब शंकरानंद पत्रा देखने का उपक्रम करने लगे। वो बार बार पत्रा उलटते पलटते, कभी उंगलियों पे कुछ गिनते और फिर थोड़ी देर में वो चौंक गए। शंकरानंद को इस तरह चौंकते देखकर महाराज ने कहा, क्या बात है शंकरानंद जी, आप इस तरह चौंक क्यों गए हैं? तब शंकरानंद बोले, महाराज, बात ही कुछ ऐसी है कि इस पर विश्वास करना कठिन है, मगर हमारे ज्योतिष ग्रह यही कह रहे हैं। अब तो महाराज की उत्सुकता भी बढ़ गई थी। उन्होंने कहा, क्या बात है शंकरानंद, जरा हमें भी तो बताइए कि चोर कौन है और आप इतना विचलित क्यों हैं? तब शंकरानंद बोले, महाराज, इस नौलखा हार के चोर तो मुख्यमंत्री जी हैं। ये सुनकर महाराज भी हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है।
तब शंकरानंद बोले, नहीं महाराज, मुझे अपने ज्योतिष पर पूरा भरोसा है। ग्रह नक्षत्र सब यही कह रहे हैं कि चोरी मुख्यमंत्री जी ने ही की है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अभी मुख्यमंत्री के आवास पर चलिए। अब तो महाराज को नौलखा से ज़्यादा मुख्यमंत्री के चोरी करने पर आश्चर्य था। वो शंकरानंद की ज्योतिष को परखना चाहते थे, अतः तुरंत ही मुख्यमंत्री आवास की ओर चल दिए। कक्ष में पहुंचते ही शंकरानंद ने एक नज़र पूरे कक्ष पे डाली, फिर फूलदान की ओर इशारा करके बोले, महाराज वो हार यहाँ पे ही होना चाहिए। और यह कहकर उसने फूलदान उठाया और उसे पलट दिया। उसमें से वो हार गिर पड़ा। अब तो महाराज को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, ये सब क्या है मुख्यमंत्री जी, आप इतनी नीच हरकत कर सकते हैं, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। मुख्यमंत्री इस सफाई में कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हार उनके घर कैसे आ गया। फिर महाराज ने सैनिकों से मुख्यमंत्री को कारागृह में डालने का आदेश दिया। फिर तो शंकरानंद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। रात्रि में शंकरानंद अपनी पत्नी से बोले, मोती, आज मैंने अपने राह का एक कांटा तो साफ कर दिया है, मगर ऐसा कब तक चलेगा? ये ज्योतिष का झूठा खेल हम कब तक खेलेंगे? कभी ना कभी तो हमारा भांडा फूट जाएगा, तब महाराज मुझे मृत्युदंड ही दे देंगे। तब मोती बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इस विषय में भी मैंने कुछ सोच रखा है। कल मैं एक आखिरी दांव फेंकूंगी। और फिर उसने शंकरानंद को जो कुछ बताया, इसे सुनकर शंकरानंद बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन मोती रोते बिलखते महाराज के पास पहुंची और बोली, महाराज, अनर्थ हो गया। बहुत अधिक अध्ययन करने से मेरे पति पागल हो गए हैं। कल से वो पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अपनी जीवन नैया कैसे पाल लगाऊं? और ये कहकर वो बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे रोते देखकर महाराज का हृदय पसीज उठा और वो बोले, राज जोशी की सेवाओं से मैं बहुत प्रसन्न था। उनके इस तरह पागल हो जाने से मैं भी दुखी हूँ, और साथ ही मैं ये घोषणा करता हूँ कि प्रति माह आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं गृह खर्च के रूप में दी जाएंगी। ये घोषणा सुन के मोती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। और फिर कुछ समय बाद शंकरानंद और मोती अपने गांव वापस आ गई और चैन पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता से न सिर्फ उसने शंकरानंद के प्राण बचाए, बल्कि जीवन भर के लिए धन की व्यवस्था भी कर ली थी। और इस तरह दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।